इसको याद रखिएगा। ये 28, 29 और ये 30 एटॉमिक नंबर है ना। बर्तन खरीदते हैं ना, तो बर्तन खरीदते हैं ना, ब्रास का, ब्रॉन्ज का। क्वेश्चन आया था एफएमसी में। एफएमसी जानते हैं? एएफएमसी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। नाम नयन सुख सुना है ना, और आंख का अंधार आता है कि नहीं? अब सोना कितना परसेंट उसमें मिलाया गया है, ये तो बनाने वाला ही जानेगा। अब इंपोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पहला लिखेगा। सॉल्यूशन इज, इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, their component is non-reacting. Their component is non-reacting. Their component is non-reacting. तीसरा पॉइंट, brass is a alloy. Brass is a alloy which contain copper and zinc. Which contain copper and zinc. Bronze is a alloy which contain copper and tin. Copper and tin. German silver is an alloy which contain nickel, copper and zinc. इसको याद रखिएगा। ये 28, 29 और ये 30 एटॉमिक नंबर के आधार पर है ना, 28, 29 और 30 है ना। तो ये जो है ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर, ये क्या है? एलॉय है ना। बर्तन खरीदते हैं ना, तो बर्तन खरीदते हैं ना, ब्रास का, ब्रॉन्ज का। तो वहां पर क्या मिला रहता है? कॉपर और जिंक। तो पूछेगा क्वेश्चन की ब्रास में क्या रहता है, क्या बोलेंगे? कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज में क्या रहता है? कॉपर और टीन। जर्मन सिल्वर में क्या रहता है? निकेल, कॉपर और जिंक। नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं है। एक बार क्वेश्चन आया था एफएमसी में। एफएमसी जानते हैं? एएफएमसी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। पुणे में था, पुणे में है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। इसमें पूछा था, इन जर्मन सिल्वर द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज, क्या होगा? 0 है ही नहीं। नाम है जर्मन सिल्वर, नाम नयन सुख सुना है ना, और आंख का अंधार आता है। इससे मतलब नहीं है, आपको नाम से मतलब नहीं है। एलॉय क्या होता है? तो एलॉय भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है। 2 और मोर देन 2 मेटल को जब मिक्स कर देते हैं एक निश्चित अनुपात में, तब जाके वो क्या बनेगा? एलॉय बनेगा।
समझ रहे बात? इसको पढ़े होंगे मिश्र धातु, पढ़े ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा 1 ppm फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट, ठीक है। यानी कि ड्रिंकिंग वाटर में अगर 1 ppm फ्लोराइड आयन रहेगा तो दांत को टूटने से ये क्या करता है? रोकता है। तो फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 1 ppm होना चाहिए। ppm हम लोग पढ़ेंगे, ppm होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। यानी कि 1 मिलियन में कितना भाग होगा? तो 1 मिलियन में कितना होता है? 10 to power 6 ना, 10 to power 6। तो 10 to power 6 भाग में कितना पाया जाएगा, इसी को बोलते हैं ppm। ये पढ़ना है। तो 1 ppm अगर फ्लोराइड आयन रहेगा तो दांत टूटने से क्या होगा? बचेगा। दांत झड़ जाता है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे 1.5 ppm 1.5 ppm फ्लोराइड आयन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज टूथ मोटाल्ड, कॉजेज टूथ मोटाल्ड। देखिएगा धब्बा आ जाता है दांत पर, हल्का, देखे ना? यस सर। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन आर पॉइजनस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन आर पॉइजनस। यानी फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 1.5 से भी ज्यादा हो जाएगा तो जहरीला हो जाएगा। ध्यान सुनिए, सोडियम फ्लोराइड, तो यहाँ सोडियम पर क्या आएगा और फ्लोरीन पर क्या आएगा? माइनस। तो ये जो फ्लोराइड आयन है, ठीक है, ये फ्लोराइड आयन, सोडियम फ्लोराइड आयन का उपयोग रेड पॉइजन, चूहा को मारने के लिए किया जाता है। किसको? चूहा को। लिखेगा एक लाइन, सोडियम फ्लोराइड is used, sodium fluoride is used for rat poison। लिख दिया, इसको लिखिए सोडियम फ्लोराइड। तो ध्यान दो, सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस, और फ्लोरीन पर कैसा आएगा? माइनस। तो ये फ्लोराइड आयन का उपयोग रेड पॉइजन, चूहा मारने के लिए जहर में किया जाता है। समझ में आया बात? नेक्स्ट लिखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, homogeneous mixture, the composition and properties are uniform in throughout the solution are called homogeneous। कहने का क्या मतलब कि सॉल्यूशन जो बना हुआ है वो हमेशा उसमें कंपोजिशन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन है वो हमेशा एक समान रहेगा, है ना। शरबत आप बनाते हैं, उसको पीते हैं तो उसका जो मिठास है वो हमेशा क्या होगा? एक समान रहेगा, तब जाकर उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर है ना। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन बनाए और कहीं पर ज्यादा मीठा लगे कहीं कम लगे, इसका मतलब सॉल्यूशन सही से नहीं बना है। समझ रहे बात? वो हमेशा क्या होना चाहिए? थ्रू आउट एक समान होना चाहिए कंपोजिशन। समझ रहे बात? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन
physical state of solution depend on physical state of solution depend on solvent, है ना। ध्यान सुनिए, जैसे पानी को और चीनी को मिक्स कर दिए तो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन जो मेरा बना वो सॉलिड में बना कि लिक्विड में बना, किस में बना, तो वो डिपेंड करता है कि आप सॉल्वेंट कितना लिए। सॉल्वेंट हम पानी लिए थे, है ना, तो पानी ज्यादा मात्रा में लिए थे और चीनी कम मात्रा में लिए थे, तो पानी का फिजिकल स्टेट क्या था, लिक्विड में, है ना। चीनी का क्या था, सॉलिड में। तो दोनों को मिक्स कर दिए तो मेरा जो सॉल्यूशन बन के आया वो लिक्विड स्टेट में है। यानी कि सॉल्वेंट आप कैसा लिए, सॉल्वेंट कैसा लिए, उस पर डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट। जो सॉल्यूशन बन के आएगा उस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। क्लियर। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर। जो अधिक मात्रा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और जो कम रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाता है तो क्या बनाता है, सॉल्यूशन। क्या बनाता है, सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। जैसे चीनी और पानी को मिक्स कर दिए तो बाइनरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होगा और मोर देन वन सॉल्यूट होगा, है ना। जैसे पानी को मिक्स कर दिए, है ना, चीनी को मिक्स कर दिए, नींबू का रस मिला दिए, नमक मिला दिए, तो पानी अधिक मात्रा में दिए तो सॉल्वेंट होगा। नींबू का रस कम, चीनी कम, है ना, नमक कम, तो ये सभी क्या होंगे, सॉल्वेंट। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट हो और मोर देन वन सॉल्यूट हो, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑक्सीजन dissolve in water, oxygen dissolve in water are example of liquid solution. Oxygen dissolve in water are example of लिक्विड सॉल्यूशन। यानी लिक्विड सॉल्यूशन का क्या है, एग्जाम्पल है। वाटर बहुत अधिक मात्रा में रहता है और ऑक्सीजन कम मात्रा में रहता है ना। पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है बात आगे पढ़ेंगे। तब तो एक्वाटिक के जो एनिमल है ना, वो वहां पर जिंदा है, सांस लेता है क्या, तो सांस लेगा तो पानी से ऑक्सीजन को क्या करता है, वो खींचता है ना। तो डिजॉल्व है उसके अंदर तब तो खींच रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड solution, is example of liquid solution। यानी ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में है ना, और वाटर लिक्विड स्टेट में है, तो उसमें ग्लूकोज मिला दिए, अच्छा से घोल दिए, है ना, तो सॉल्यूशन बन गया। क्या बना, सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज तो सॉलिड स्टेट में था और वाटर लिक्विड स्टेट में है, तो सॉल्यूशन जो मेरा बन के आएगा लिक्विड स्टेट में है ना, इसलिए लिखे लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन palladium, on palladium surface, palladium surface is example of solid solution, is example of solid solution। ध्यान सुनिए, प्लेडियम धातु है ना, प्लेडियम धातु है,
इसके सतह पर हाइड्रोजन आ गया। कौन आ गया? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन तो गैसियस स्टेट में है, और ये क्या है? सॉलिड स्टेट में है। तो ये गैसियस पदार्थ जो है सॉलिड के सतह पर जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। सतह पर जो आता है, पढ़ेंगे आगे हम लोग यूनिट नंबर 5 में, सतह पर जो आएगा तो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। जैसे पानी को हम इस व्हाइट बोर्ड पर ऐसे किए, क्या व्हाइट बोर्ड के अंदर गया? सतह पर रह गया, तो ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पर पानी को इस पर हम रख रहे हैं ऐसे, देखिए ये चला गया इसके अंदर, तो क्या हो गया? ये एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया? तो सरफेस फेनोमेनन जो होगा एब्जॉर्प्शन होगा, और इसके बल्क फेनोमेनन इसके अंदर चला गया तो एब्जॉर्प्शन होगा। याद रहेगा? यूनिट नंबर 5 में आएगा कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है। तो ये प्लेटियम क्या है? प्लेटियम मेटल है, और मेटल के सतह पर कौन आया? हाइड्रोजन, जो गैसियस स्टेट में था। तो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। किसका एग्जाम्पल है? सॉल्यूशन। अब ध्यान सुनिए, निकेल सुना नाम निकेल का? निकेल जो है ये मेटल है, और इसके सतह पर अगर हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट, और निकेल क्या है? सॉलिड स्टेट। तो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। याद रहेगा? इसको थोड़ा सा बना देंगे, छोटा जाएगा। प्लेटियम और हाइड्रोजन ये सॉल्वेंट है, और ये क्या है? सॉल्यूट है। निकेल हाइड्रोजन ये क्या है? सॉल्वेंट है, और ये क्या है? सॉल्यूट। ऐसे लिख दीजिएगा। कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ मिलेगा, मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। देखे है ना, थर्मामीटर में रहता है मरकरी। तो कोई मेटल अगर मरकरी के साथ मिलेगा तो वो एलवाई होता है, इसको हम लोग अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम। समझ रहे बात? क्या बोलते हैं? अमलगम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अमलगम ऑफ मरकरी अमलगम ही लिखे हैं। हाँ, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, विथ सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम आर एग्जाम्पल ऑफ, amalgam of mercury with sodium are example of solid solution, are example of solid solution। आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। इस तरह से बना दीजिए, सोडियम सॉल्वेंट होगा और ये मरकरी क्या रहता है? सॉल्यूट। मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और सोडियम तो दिखाए थे, हाँ? सोडियम दिखाए थे, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सोना चांदी के दुकान में जाते हैं, है ना, सोना खरीदने के लिए, समझ रहे बात? जाता है कि नहीं? अब सोना कितना % उसमें मिलाया गया है ये तो बनाने वाला ही जानेगा। समझ रहे बात? चेक किया जा सकता है। देखिए चेक क्या करेगा, मशीन में भी लगाएगा ना। एक बिस्किट है सोना का, ऊपर में पूरा दिए हैं, सोना दिए हैं, समझे ना, और उसके अंदर कुछ दूसरा कॉपर वगैरह भर दिया, तो मशीन में जो ले जाएंगे उसको चेक करने तो 100% सही बताएगा। तो मेन जो जानकार होता है वो लोग जो बनाते हैं वही जानता रहता है। इसमें अगर मिक्स कर दिया जाए तो नहीं समझ में आएगा कि कितना मिलाया गया है सोना कितना, क्योंकि बनाने के लिए आप उसको दिए कि हमको बना करके दे दीजिए कोई भी ऑर्नामेंट्स, उसके अंदर वो कितना मिक्स कर दिया कॉपर ये नहीं जानते हैं, है ना। पुलिस गोल्ड आता है Fe2, सोना का तरह ही चमकता रहता है, इसी को मिला देगा। हाँ, पुलिस गोल्ड इसको बोलते हैं, है ना, सोना की तरह चमकता रहता है, इसी को थोड़ा मिला देगा। समझ में आएगा क्या? तो बस विश्वास किया जाता है। हाँ, कॉपर
dissolve copper dissolve in gold, copper dissolve in gold, copper dissolve in gold is example of copper dissolve in gold is example of solid solution. लिख दिए। चलिए अब यहां से चैप्टर चल लेगा। अब हेडिंग देंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। कंसंट्रेशन जनरली मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में सॉल्यूट का जो मोल पाया जाता है उसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन जो मेरा होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉम्प सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कब कहेंगे और कॉम्प सॉल्यूशन कब कहेंगे? ध्यान सुनिएगा। इसका एग्जैक्ट नहीं डिफिनीशन देता है कि बोलता है कि अगर सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में मिला हुआ रहेगा सॉल्यूशन में तो हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट है। जब सॉल्यूट अधिक मात्रा में मिला हुआ रहेगा तो बोलेंगे कॉम्प है। समझ रहे बात? कंसंट्रेटेड है। चीनी और पानी का शरबत बनाया जाता है तो चीनी कम मात्रा में मिलाते हैं, है ना? चेक करेगा, गेस्ट आए हुए हैं, कोई एकदम अंदर चेक कर रहा है कि मीठा हुआ कि नहीं हुआ, देखा कि नहीं? अंदर चेक कर रहा है मीठा हुआ कि नहीं। क्या रुका रहेगा, हम चेक करेंगे। तो वहां जो आप चेक करते हैं उसको क्यों चेक करते हैं? कि चीनी सही से मिला हुआ है या नहीं, सॉल्यूशन जो बना है वो ज्यादा मीठा हुआ या नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा देखा है चीनी बहुत कम। तो जब उसमें मिलाने की पॉसिबिलिटी जो है और ज्यादा रहता है, बोलता है और चीनी मिलाइए, मीठा नहीं हुआ उतना। कितना तक मिलाना चाहिए? तो ध्यान से सुनिएगा। डाइल्यूट और कम सॉल्यूशन अगर 1 मोल, ध्यान सुनेंगे, 1 मोल से अगर कम होगा, 1 मोल से कम होगा या बराबर होगा तो सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है? और 1 मोल से ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन को हम लोग कम सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोल रहे सर? है ना? यानी कि 1 लीटर में अगर 1 मोल चीनी मिला हुआ है ना, या उससे कम मिला हुआ है तो सॉल्यूशन मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। और 1 लीटर में 1 मोल से अधिक मिला हुआ है तो सॉल्यूशन मेरा कॉम्प सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ध्यान सुनना, इसमें बहुत सारा बात अभी डिस्कस करना है। अब लिखना नहीं है किसी को। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और ग्राम पर लीटर, इसको हमको एक्सप्लेन करना है। ध्यान सुनिएगा। ये बताता है सॉल्यूट को और ये बताता है सॉल्यूशन। बहुत सारा बात बोलेंगे, ध्यान से सुनना। क्या बात? ये बताता है सॉल्यूट को और ये बताता है सॉल्यूशन। ये बताता है सॉल्यूट को और ये बताता है सॉल्यूशन। तो जहां जहां पर W लिखा हुआ है, W वेट, क्या लिखा हुआ है? वेट। तो वहां पर हम ग्राम में लेंगे। किसमें? और यहाँ भी क्या करेंगे? ग्राम में लेंगे। W जहां लिखा है वहां क्या लेंगे? ग्राम। कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री में तो मिलीग्राम में लेकर के, ग्राम में लेकर के केमिकल को एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि 1 केजी ले लिया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना? तो बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है तो ग्राम में इसको हम लोग, केजी में इसको अगर लेंगे तो इसको भी केजी में लेंगे। समझ रहे बात? इसको ग्राम में लेंगे तो इसको ml में लेंगे। इसमें ml। इसको अगर हम ml में लेते हैं तो इसको भी क्या करेंगे? ml में ही लेंगे। अब परसेंटेज क्या होता है? ध्यान सुनेंगे। मान लिया जाए
किसी भी स्कूल में टोटल स्टूडेंट आपको बोलेगा कि 1000 कितना 1000 है। उसमें अगर आपसे बोले कि 600 जो है बॉयज है और परसेंटेज कम रहता है ना, ये तो जानते ही हो। अब ध्यान से सुनिए, टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 1000 में अगर इसका परसेंटेज हमको बॉयज का निकालना है तो 1 में कितना होगा जानते हैं ना, इसलिए 100 में कितना आएगा बोलो, 60% है ना। यानी कि टोटल स्टूडेंट का 60% जो है बॉयज है, तो ये कितना आएगा समझ रहे बात। यूनिटरी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब ध्यान सुनिए, अगर ml का बात करेगा, किसका ml का, तो ml में अगर लिया जाएगा ये ml में है ना, यहाँ पर भी लीटर लेंगे तो यहाँ भी ml आएगा। तो जहां जहां पर वॉल्यूम से डिवाइड किया गया है, जहां जहां पर वॉल्यूम से डिवाइड किया गया है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ध्यान सुनिए, जहां जहां वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जहां वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान सुनना है, पूछता है क्वेश्चन, तो वेट बाय वेट में वॉल्यूम है नहीं, तो वेट बाय वेट इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, वेट बाय वेट टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा। वेट बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम है, यानी वेट बाय वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दोनों तो वॉल्यूम ही है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ग्राम पर लीटर लिखा हुआ है, ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर में कितना है ना, तो यहाँ भी वॉल्यूम है, समझ रहे बात। तो ये भी टेम्परेचर पर क्या करेगा डिपेंड करेगा। तो ध्यान रखना है कि जहां पर वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जहां वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। याद रहेगा, बोलबे नहीं कर रहा है। तो आज इतना ही पढ़ाने दीजिए, बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया है ना, याद हो गया कि नहीं। देखो ध्यान सुनो, इंटरमीडिएट के लेवल तक यहां तक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सुन लीजिए 1 मिनट में। क्वेश्चन पूछा था कि सॉल्यूशन को डिफाइन कर दिए। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आया था सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर या हेटेरोजेनियस या बोथ या नॉन, ऐसे दिया था। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, याद रहेगा, समझ रहे बात। और which of the flowing depend on temperature, कौन टेम्परेचर पर, तापमान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आ जाता है नॉर्मलिटी, मोलारिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो हम क्या बोले कि जिसमें वॉल्यूम रहेगा वो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो निर्भर नहीं करेगा। क्लियर। तो आज का क्लास यहीं पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसी पर बात करेंगे।